अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र हिंदी का कक्षा 12 का अभी हाल ही में सभी बच्चों ने दिया है। तो सोचा क्यों ना वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए इस पूरे प्रश्न पत्र को हल किया जाए। तो इसको शुरू करते हैं हम सीधे। ये देखिए, ये पेपर था। आप सबके पास पूरे राज्य में एक ही पेपर था। तो ये पेपर जो है हमने हल कर दिया है आपके लिए। आप इसको देख सकते हैं और इसे पूरा समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो 2026 में पेपर होने वाला है इसी के आधार पर होगा। तो जो पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान गद्यांश होता है। उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जैसे हम अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, आपके पास प्रश्न पत्र भी होगा। तो इस प्रश्न पत्र में ये हिंदी के ऊपर एक पैराग्राफ था और इसमें ये कहा गया है कि हिंदी बहुत पुरानी भाषा है और पूरे देश की जानी मानी भाषा है, और इसमें कुछ लोगों ने इस हिंदी को बढ़ाने में काम किया है, और लेकिन वो हिंदी भाषी नहीं थे, ये इसमें कहा गया है। तो अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर पर आते हैं और आप देखिएगा कि आपने कैसे उत्तर दिए और कैसे उत्तर होने चाहिए। पहला जो प्रश्न है क 2 नंबर का था कि हिंदी भाषा का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो उत्तर है हिंदी भाषा का भविष्य उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है हिंदी की भारतीय आत्मा को किसने पहचाना। हिंदी की भारतीय आत्मा को राजा राममोहन राय से महात्मा गांधी तक प्रत्येक सुधारक, साहित्यकार, धर्म संस्थापक, साधक और चिंतक ने पहचाना। हिंदी की व्यापकता क्या है। देखिए बच्चों, दो दो अंक हैं, इसलिए ऐसे नहीं है कि आप यहाँ गद्यांश से ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे उतार लें। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त करने होते हैं। तो देखें हिंदी की व्यापकता क्या है। हिंदी की व्यापकता यह है कि वह संत साधुओं की मर्मवाणी और हाट बाजार की व्यवहार बोली के रूप में देश के कोने कोने में घूम चुकी है, जिससे वह अन्य प्रदेशों के लोक हृदय के लिए भी अपरिचित नहीं है। ये आपको लिखना था। इसी प्रकार जो घ प्रश्न है कि हिंदी भाषा किसका पथ अवरुद्ध नहीं कर सकती है। हिंदी भाषा किसी का भी पथ अवरुद्ध नहीं कर सकती है। अन्य प्रदेशों के लोक हृदय के लिए कौन अपरिचित नहीं है। हिंदी भाषा अन्य प्रदेशों के लोक हृदय के लिए अपरिचित नहीं है। च प्रश्न है हिंदी कहाँ कहाँ घूम चुकी है। तो हिंदी संत साधुओं की मर्मवाणी और हाट बाजार की व्यवहार बोली के रूप में देश का कोना कोना घूम चुकी है। और जो अगला छ है वो आपको इसका टाइटल यानी शीर्षक लिखना था। तो घबराइए नहीं, और जो भी आपको लगता है, आपको हिंदी भाषा का भविष्य और व्यापकता, या हिंदी की भारतीय आत्मा, या हिंदी गौरव की भाषा, तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप इस पैराग्राफ को, गद्यांश के पैराग्राफ को आप एक बार पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है यानी केंद्रीय भाव क्या है उसको आप पहचानिए। जैसे कि इसमें जो केंद्रीय भाव है वो हिंदी है, हिंदी भाषा। तो बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, घबराइए मत। आप जो भी शीर्षक देंगे उसमें आपको नंबर जरूर मिलेंगे। हाँ, आपको अपने मन से लिखना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नकल नहीं करना चाहिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक। बस ये क्योंकि आपके पठन कौशल को जांचने के लिए होता है। तो ये पूरे 8 नंबर है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, यहाँ बल्कि 9 है, 10 है यहाँ पे। जैसे 8 नंबर का आता है बोर्ड में, यहाँ 10 नंबर है, पूरे 10 नंबर आपके बनते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जबकि 150 आता है, हो सकता है 200, हाँ यहाँ पे 200 है, एक विचार प्रस्तुत करने के लिए आता है 150 का। तो ध्यान देंगे, आपको कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग के साथ, जैसे प्रस्तावना, गुण, है ना, दोष और निष्कर्ष यहाँ पे दिए हैं, तो आपको भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, गुण एवं दोष,
एक विषय पे लिखना है, 4 थे तो मैंने चारों दिए यहाँ पे, आप इसको अच्छे से देखिए कि हमने कैसे किया है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 3 लाइन। फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जो गुण हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन। और फिर दोष क्या है, कमियां क्या हैं, वो कमियां आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो निष्कर्ष है, आपका खुद का सोचना क्या है, वो आप इसमें लिखेंगे। तो आपको ये जो 8 नंबर हैं यहाँ पर, आपको 8 में से कम 6 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। तो किताबी भाषा नहीं लिखनी है, गूगल की भाषा नहीं लिखनी है, अपने मन से लिखना है। लेकिन अपने मन से आप तभी लिख पाएंगे जब आप इन विषयों पर कुछ सोचते हो, पढ़ते हो, समझते हो। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है। आप इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे पीडीएफ भी मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इसका उदाहरण है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि एक निबंध को कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुण एवं दोष का एक निबंध यहाँ पर है। इसके बाद एक और है, यहाँ पे देखें तो आप दोनों का मिलान करिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। सरल लिखिएगा, छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, अपने मन से लिखेंगे, बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, और फिर निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर ये दो उदाहरण आपके पास निबंध के हैं, पहले वाले के। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र पर 4 निबंध थे और उनमें से आपको एक करना था। तो अगर आप उसमें से भी एक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य, ज़्यादातर बच्चों ने ये किया है, हमने देखा था। तो लेकिन बस ऐसे ही लिख दिया, कुछ कोई बात नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य में आप पहले प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भूमिका। तो उसमें आप कुछ अच्छी सी बात लिखें कि हर आदमी का अपना सोचना होता है, हर आदमी के अपने सपने होते हैं, हर आदमी का, आपका अपना क्या सपना है। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य में आप क्या बनना चाहते हो, आप उसके बारे में लिखें। फिर क्यों बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, आप इसके लिए इसमें लिखेंगे। और फिर निष्कर्ष देंगे, क्योंकि अभी बनना चाहते हैं, आप बने नहीं हैं, अभी आप 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप सोचते हैं अपने मन से आप यहाँ पे लिखें और फिर अपना निष्कर्ष भी दें। देखिए हमने इसको दो तरीके से लिखा है, एक ये और एक ये। मेरे जीवन का लक्ष्य, यहाँ पे प्रस्तावना है, मेरा लक्ष्य है, और ये डॉक्टर, वहाँ शिक्षक बनना चाहते थे, यहाँ ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरे प्रयास, और ये प्रयास क्या कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए। और उसके बाद उन्होंने उसकी चुनौतियां और आशा भी दी। देखा, आजकल जो है बताया जा रहा है कि डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट संस्थान से बच्चे कर रहे हैं तो उनके माता पिता को 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा 4 साल के एमबीबीएस के लिए। तो ये देखिए कैसे होगा, ये निष्कर्ष भी दिया है और ये क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर, ये यहाँ पे दिया। तो आप इसको आराम से देखेंगे तो आपको ये शैली समझ में आएगी। बहुत छोटे छोटे वाक्य, अपने मन की बात, किताबी भाषा नहीं। इसके साथ साथ फिर जो तीसरा निबंध था वो था भारत में महिलाओं की सुरक्षा। इसमें मैंने देखा है जो बालिकाएं थी उन्होंने इसको बहुत अच्छे से लिखा है। तो हम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल महिलाएं हैं तो महिलाएं, लड़कियां ही लिख सकती हैं, आप भी देखिए। तो प्रस्तावना है, महिलाओं की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। हम समाचार पत्र देखते हैं, टीवी रेडियो में सुनते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और सुरक्षा के लिए जो उठाए जा रहे कदम क्या है, कानून कौन कौन से हैं, पुलिस क्या करती है, शहर में जो हमारा प्रशासन होता है, सरकार क्या करती है, वो सब इसमें आएगा। और फिर निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं कि हमको माहौल बनाना पड़ेगा, केवल सरकार की या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमको ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी होगी कि हर लड़की सुरक्षित समझे। अब इसके बाद यहाँ पर
एक और उदाहरण दिया है इसी निबंध का, तो आप इसमें और इसमें तुलना कर सकते हैं कि क्या अंतर है, और इसमें क्या दिया है भारत की प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना में क्या था और इसके प्रस्तावना में क्या था, इसको भी आप देखें। और फिर आप वर्तमान स्थिति, सरकार के प्रयास, ऐसी हेडिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रयास हैं, आप अपने खुद की हेडिंग भी बना सकते हैं। समाज में क्या भूमिका है, और फिर निष्कर्ष, संहार भी आप कह सकते हैं, या नीचे आप दे सकते हैं मेरी राय। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वह था जीवन में अनुशासन का महत्व। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डिसिप्लिन के बारे में हम सब देखते हैं, स्कूल हो चाहे घर हो, दफ्तर हो, हर जगह एक किसान का भी डिसिप्लिन होता है, इस प्रकृति का भी डिसिप्लिन होता है। ये लाभ क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और फिर निष्कर्ष। तो ये इस तरीके से आप जब इसे करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको केवल पहले ये सोचना होगा कि आपको ये लिखना क्यों है, अनुशासन का महत्व क्या है। तो थोड़ी सी पहले आप भूमिका बनाएंगे, भाई डिसिप्लिन क्या है ना, और फिर उसका अर्थ क्या है, फिर उसके लाभ क्या हैं, फिर चुनौतियाँ क्या हैं। कई बार चुनौतियाँ भी होती हैं इसमें, आपको थोड़ा सा खेलना, आपको कुछ वैसी मस्ती वो भी कम करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा शरीर के साथ साधना भी करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अपने सपने देखने के लिए। आपको सिर्फ सपने नहीं देखने बल्कि उनको पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष के तौर पर भी आप यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ देखिए फिर हमने इसको दोबारा एक नए तरीके से लिखने की कोशिश की है, जिसमें भी हमने प्रस्तावना दी है, अनुशासन का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको दिया है। फिर यहाँ पे अनुशासन के लाभ क्या हैं, है ना, और फिर निष्कर्ष क्या है। और बच्चों, ज़्यादा नहीं, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 200 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, नंबर आपको केवल 8 में से ही मिलने हैं। तो ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट। अब जो प्रश्न नंबर 3 है वो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है उसमें से आते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनको दे देंगे, ताकि ये जो आपके 5 नंबर हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से, वो पूरे के पूरे आए। फिलहाल इसमें था समाचार के 6 ककार। तो पहला वाला क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक माध्यम है। तो समाचार पत्र भी जनसंचार का माध्यम है, रेडियो भी, दूरदर्शन भी। तो यानी उपरोक्त सभी, ये उत्तर सही है। हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कब शुरू हुआ। तो हम जानते हैं उदंत मार्तंड जो है 1826 को पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। तो दूसरा इसका सही है। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है। फीचर, प्रतिवेदन, संपादकीय, संवादक, संपादकीय यानी एडोटेरियल, एडोटोरियल। इसी प्रकार ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, हम सब जानते हैं, जो ताज़ी घटना पर अभी अभी कुछ घटा है, कोई बड़ी घटना, बड़ा समाचार, तो उसे ताज़ा घटना की तत्काल रिपोर्ट, यानी दूसरा वाला इसमें सही है। इसके बाद ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 4। तो इसमें आपको 150 यानी 150 शब्दों में लिखना है आगे, लेकिन ये दो होते हैं, तो आपको एक करना है। मानवीय रिश्तों में गिरावट पे आया था, और विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी। तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये मानवीय रिश्तों में गिरावट, तो आप पहले इसमें मानवीय रिश्तों को समझिए कि रिश्ते होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है, पड़ोस होता है। इसमें जो है सब तरफ से, हर तरफ से, गांव, शहर, कस्बे, देश और दुनिया में गिरावट आ रही है। तो हम इस पे लिख सकते हैं प्रस्तावना, भूमिका, इंट्रोडक्शन। और आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, मानवीय रिश्तों में गिरावट को। फिर इसके कारणों पर आप बात कर सकते हैं, फिर आप इस पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों ये 150 शब्द है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपका जो उत्तर पुस्तिका है बोर्ड की परीक्षा की, उसमें ये एक पेज ही काफ़ी है, बल्कि एक पेज भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसका अभ्यास भी आपको करना है, बहुत ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखिए एक और उदाहरण है, यानी हमने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दो दो उदाहरण दिए। आप इसको भी देखेंगे और मानवीय रिश्तों में गिरावट को, और फिर इसका दूसरा उदाहरण भी देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या तरीका हमने बदला है। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और तब आप इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना है, कारण है, और इसके जो प्रभाव हैं उससे क्या हो रहा है, और इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, उपसंहार, उसको हम जो है लिखते हैं। यानी ये गिरावट है, हम घर के अंदर बंद हो गए हैं, मोबाइल पर कैद हो गए हैं, टीवी पर कैद हो गए हैं, और समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं रह गया है। हमें ना तो मौसमों का पता है, ना फसलों का पता है, ना रिश्तों का पता है, ना देश और दुनिया की खबरों का पता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसके जो नुकसान है उस पर भी आप इशारा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा इसका अथवा था, ये देखिए, ये भी पूरे 5 नंबर का है। तो ये विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह आप सबके यहाँ बनता है, तो आप इसकी भूमिका लिख सकते हैं, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, फिर इसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या किया, रिहर्सल की, गाने का, स्कूल की सफाई वगैरह हुई, और ये समारोह कब से शुरू हुआ, कब तक हुआ, क्या क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, और फिर आप अपनी तरफ से सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए। इसमें भी हमने इसको दो उदाहरण दिए, एक रिपोर्ट ये बनाइए और एक रिपोर्ट ये बनाइए। यहाँ पर देखिए ये, तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी देर के लिए हमने रोक रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कर सकते हैं। भूमिका लिखिए, कार्यक्रम की शुरुआत लिखिए, फिर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में लिखा है, और फिर आप अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, या उपसंहार कहते हैं ना, तो आप बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं उपसंहार, या मेरी राय लास्ट में ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 शब्द में ही आपको खत्म करना है। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। ये पांचवा प्रश्न है, कविता है, पाठ की ली गई है, आपकी किताब से ली गई है, और ये हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय समझाना है आपको। तो ये गतिशीलता की बात है, और जीवन भी हमारा एक दिन खत्म हो जाता है, और अपनी जो है मृत्यु की ओर हम बढ़ते हैं, हर चीज खत्म हो जाएगी एक दिन। तो कर्म करते रहो, ये इसका अभिप्राय है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसका क्या है मतलब है, ये आपका यानी हर बच्चा जो है अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ रहता है। किसी भी जीव का जो बच्चा है वो असहाय होता है, एकदम से वो सब चीजें नहीं करता है, उसको सीखना पड़ता है। तो वो यहाँ इसकी बात यहाँ बताई गई है। हम आश्रित रहते हैं, फिर जब हम वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर हम अपने से छोटों का लालन पालन करते हैं, ये इसमें आ रहा है। और काव्यांश का जो कवि है वो हमारे हरिवंश राय बच्चन है, आप जानते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर या में, अथवा में, यानी ये कितने हैं, ये दो दो नंबर के, 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। तो आपको सारे पाठों की जो कविताएं हैं, पाठ, इनको एक बार अच्छे से समझ लेना है, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आप कर लें। ये भी एक कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, ये हमने पढ़ी है। और ये हम इसके उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं। बात इसके चक्कर में कैसी फंस गई, बात को प्राप्त करने के लिए कवि को क्या करना पड़ा। प्रस्तुत कविता जो है कुंवर नारायण की है, तो ये आपने देख लेना है, पढ़ लेना है, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार छठा जो प्रश्न है वो भी काव्यांश है, कविता का एक अंश है,
और आपको उसका भाव सौंदर्य लिखना था। तो हम सब जानते हैं कि ये जो है बारिश के आगमन का वर्णन है, ऋतु के शरद ऋतु का आगमन का वर्णन है, प्रकृति का सुंदर वर्णन है, वो आपको यहाँ से देख लेना है और आपको ऐसा कर देना। बहुत ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल 2 ही अंक का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 3 में से आपको 2 करने हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 या 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन बस। तो हमने यहाँ पे तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। बच्चे किस बात की आशा से नींदों से झांक रहे होंगे, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, और कैमरे में बंद अपाहिज कविता का केंद्रीय भाव ये लिखिए। यानी सेंट्रल आइडिया जो हमने आपको पहले प्रश्न पर बताया था कि जो गद्यांश का टुकड़ा आता है उसको पढ़ना है ठीक से, और उसका जो सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव है वो आपको बताना है वहाँ। तो यहाँ पर भी हमको कोई भी कविता है, कोई भी पाठ है, उसका एक मंतव्य निकालना चाहिए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। तो वहीं से आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 है। ये आपकी किताब के किसी पाठ से एक टुकड़ा लिया रहता है, आपको उसको पढ़ना है और पढ़कर फिर आपको उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको 2 देने होंगे या 2 ही होंगे, 2 ही दोनों को देने हैं। 2-2 नंबर का है, तो आपको इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको इनके उत्तर देने हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, यानी 4 नंबर है। तो आ, यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 2 करने थे। तो भक्तिन और लेखिका के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, और जो है महादेवी वर्मा का पाठ है। अक्सर इसी में से एक न एक गद्यांश आता है। भक्तिन को नौकर कहना कितना असंगत है। प्रस्तुत गद्यांश का पाठ एवं लेखिका का नाम लिखिए। तो ये आपके सामने रख दिया है, लिख लिया है, हल कर दिया है। आप इसे अच्छे से देख लेंगे। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो जाए। इसके बाद अथवा भी है। अथवा में भी आपका एक गद्यांश है और उसके आधार पर 3 प्रश्न है। ये जैनेन्द्र कुमार का व्यंग है, बाजार दर्शन, जैसा कि यहाँ पे आया है। तो ये जो प्रश्न है, बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, आप पढ़ देखेंगे इसको। प्रस्तुत व्यंग में किस सामाजिक मानसिकता को इंगित किया गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है 9, इसमें भी 2 प्रश्न करने हैं और 2 3 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 करने हैं। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। और तीसरा है, जीजी ने इंद्रथ सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। इस प्रकार आपको इन तीनों का उत्तर लिखना है। इसके बाद है 10वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ होता है, और यशोधर बाबू समय के साथ क्यों नहीं ढल पाते। ये जो है एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं। जूझ कहानी के लेखक कौन है। जूझ कहानी जो है कथाकार डॉक्टर आनंद यादव की है, और ये उनका आत्मकथात्मक अंश यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में किस शिक्षक की प्रेरणा से प्राप्त हुआ। तो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जिक्र आता है श्री सौंदल गेकर का। तो आप इसको भी देख लेंगे, ये पूरा हमने कर दिया है। इसके बाद 4 नंबर का एक प्रश्न आता है अथवा करके। थोड़ा सा आपको इसको 4 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता है। तो ये हमने आपके उसमें चरित्र की विशेषताएं दे दी हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति के करेक्टर को कैसे लिखना है, वो क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे वो बना। अगर इस तरह का जिक्र आया है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूझ कहानी के औचित्य पर आपको इसका सार लिखना है। 4 नंबर का है, बहुत ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 6 से 8 लाइन लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर, 4 के 4 नंबर मिल सकते हैं, नहीं तो 3 नंबर कहीं मिलेगा। तो इसको आप देख लें। इसके बाद हमारा खंड ब आता है, अभी इस साल संस्कृत प्रबोधिनी ही रहेगी। तो ये भी आपको इसके आधार पर पहले से पढ़ना है। एक
गद्यांश दिया हुआ है और उसका फिर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। जैसे ये है, अथ कदाचित मंडूक कुलेन, ये प्रश्न पत्र में दिया हुआ है और हमने पहले ही प्रश्न पत्र पूरा दे दिया है। और उसके बाद आप इसका अ, व्याख्या करेंगे। इसको लिखना नहीं, केवल समझने के लिए है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए किया है, ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाए। इनको हम जरूर पढ़ लेते हैं। स्पर्धा के आयोजिता, स्पर्धा मंडूक कुलेन आयोजिता, सर्वे मंडूके किम निर्मितम, सर्वे मंडूके निर्मितम, या समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ पाप्नुयात् स विजयी भवेत्। मंडूकाः किम् आरब्धवन्तः, मंडूकाः स्तम्भस्य आरोहणम् आरब्धवन्तः। प्रेक्षकाः मंडूकः कर्ताडनेन किम् अकरोत्, प्रेक्षकाः मंडूकः कर्ताडनेन च अरे अहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। तो इसी प्रकार यहाँ एक श्लोक आता है और वो श्लोक आपको उसका अर्थ नहीं देना है, बल्कि आपको उसके प्रश्न अभ्यास करने हैं। लेकिन यहाँ पर तभी आप प्रश्न अभ्यास कर पाएंगे जब आप उसका अनुवाद समझते हैं। तो ये अनुवाद आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे दिया है। आप पहले श्लोक को पढ़ें, श्लोक को पूरा पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, उसका अर्थ निकालें। लिखना नहीं है, अर्थ नहीं लिखना है, अर्थ को नहीं लिखना है। और उसके बाद जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न है के विघ्न भयेन कार्य न प्रारभ्यते, कौन कौन ऐसे होते हैं जो बाधा आने की वजह से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। तो नीचे है विघ्न भयेन कार्य न प्रारभ्यते। नीचे का मतलब निम्न श्रेणी, यानी जो थोड़ा छोटे सोचते हैं। इसका मतलब यहाँ पे किसी जाति सूचक शब्द नहीं है, ये नीचे है यानी निम्न, मध्यम और उच्च। तो प्रारंभ्य विघ्न विहिता के विमंति, हमने दे दिया है इसका उत्तर, ग का भी दे दिया, घ का भी दे दिया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद फिर चौथा 14वां प्रश्न है। चौथा यानी 4 प्रश्न होंगे, 2 चको 8, 2 नंबर का एक प्रश्न है। ये आपको पाठों के आधार पर प्रश्न है। तो ये भी मंडूक वाला, मेंढक वाले में से ले लिया है। मंडूकस्य साफल्यस्य कारणं किम् आसीत्, और कक्षा प्रमुखः कः अस्ति। तो नवनीत कक्षा प्रमुख है, ये आया था पाठ में। और इसके बाद ये न्यायालय कः प्रविष्टवान, मन संचालन, यहाँ बहुत सारे दिए हैं लेकिन करने आपको कितने हैं, 4। तो आपको विकल्प काफी दिया रहता है, आप इसमें से देख सकते हो। और इनके सबके उत्तर आप लेकिन देख लें, क्योंकि परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आपको तीन, केवल मात्र 3 शब्द से ही वाक्य बनाने हैं, लेकिन हमने सबका दे दिया है। न्यायालयम बालकः अम्बोधा पश्यति शीघ्रम अस्माकम, इन सबका दे दिया है। इसी प्रकार जो 16वां प्रश्न है उसमें दशानन या पितरौ समास पूछे, यहाँ पे दे दिए हैं। दशानन का भी दे दिया है और पितरों का भी दे दिया है, इसमें आप इसको भी देख लें। इसके बाद जो ख है वो भी हमने दे दिया है, पितरम और सविते, दोनों में एक में द्वितीय विभक्ति एक वचन, एक में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने दे दिया है रमा और बालक, या तो रमा या बालक, हमने दोनों दे दिए हैं। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, रमाभ्य और बालके भी। इसी प्रकार घ भू धातु पट धातु यानी भवती पठती। इसी प्रकार इसका ने धन अकार नायिका। इसी प्रकार ये गुरुवादेश नायिका, देख लेंगे आप इसको। इसी प्रकार दू धन यो धन और कह धन अपी, इसको भी आप देख लेंगे। और 7वां है, हाँ यहाँ हमने इसमें ये कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र के अलावा जो कोई कंठस्थ श्लोक है, बच्चे आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप पाठ्य पुस्तक के अलावा भी संस्कृत का कोई श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका अनुवाद भी लिखना होगा, तभी आपको ये 4 नंबर मिलेंगे।
हमने आपकी सुविधा के लिए 1, 2, 3 3 दे दिए हैं। अगर आप इन तीनों को कंठस्थ कर लेंगे तो भी आपको सालाना परीक्षा में यानी बोर्ड की परीक्षा में कुछ और अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 3 श्लोक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक तो ये हो गया, एक ये है, कहीं ना कहीं आपने इसे पढ़ा होगा। विद्या विनयम ददाति विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धन प्राप्नोति धनात् धर्मः तथा हम। और ये तो हम सबने पढ़ा ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये आप इन्हें याद कर लें, इनकी व्याख्या भी हमने दे दी है आपको। ये जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र है, इसमें से अगर आप इसी की तैयारी अच्छे से कर लें, समझ लें, तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको पहले ही दे दिया है, प्रश्न पत्र को भी दे दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे। और आपके पास भी प्रश्न पत्र होगा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे करें। तो कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे जो है पीडीएफ के लिए कहिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। वहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए और जो है मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं तो 7579111114 आप मुझे 7577911114 पर लिंक भेजेंगे वीडियो का, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। और उसके बाद मैं आपको ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। आप आराम से इसका तैयारी कीजिए और 2026 की परीक्षा के लिए अभी से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।